अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायन अपने फादर की वजह से आजकल कराची में ही था और तानिया से नज़रअंदाज कर दी, इसीलिए वो दोबारा वजदान मुस्तफ़ा की इयादत के लिए अस्पताल नहीं गई। लेकिन वो फ़ायज़ा से उनकी खैरियत दरियाफ्त करती रहती थी। फिर फ़ायज़ा से ही उसे पता चला कि वजदान अब घर जा चुके, उन्हें मेजर अटैक हुआ था। तानिया ने सोचा वो कुछ दिन मज़ीद रेस्ट कर ले तो उनसे मिलने चली जाएगी। उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 2 हफ्ते बाद शाम में तानिया उनसे मिलने उनके घर जा पहुंची। डायरी में जो एड्रेस वजदान के घर का लिखा था वो PCHS कॉलोनी के किसी बंगले का था, जबकि तानिया इस वक्त गुलशन इकबाल में थी। पहले तो तानिया ने भी उन दो वाले पता वाली बात को महसूस किया था, फिर इसने सोचा एक बार जाकर मालूम कर लेने में कोई हर्ज नहीं। गाड़ी गेट के बाहर पार्क करके ससुर में गेट वाले बंगले की बेल बजा दी। वॉचमैन ने छोटा दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँक कर देखा और पूछा, आपको किससे मिलना है? मैं शायान की दोस्त हूँ, क्या वो घर पर है? जी नहीं। गुड, तानिया ने दिल में कहा। वजदान मुस्तफ़ा तो होंगे? जी वो तो हैं। तो फिर उनसे जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो जी अच्छा कहकर चला गया तो तानिया सोचने लगी, यहाँ तक तो आ गई, लेकिन ये कैसे पहचानूंगी कि वजदान मुस्तफ़ा वही वजदान मुस्तफ़ा हैं या नहीं? खैर देखा जाएगा। उसने सर झटक कर वॉचमैन को देखा जो उसे अंदर आने को कह रहा था। तानिया गेट से अंदर आई और फिर मुलाजिम नमल किसी लड़के की रहनुमाई में लॉन के बीच बनी रोश पर चलती घर के अंदर पहुंच गई। उसे ड्राइंग रूम में बिठाने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया, बल्कि मुलाजिम उसे लॉन्च में ले आया। लॉन्च में कदम रखते ही तानिया की नज़र सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई थी। वो सीधे इस पेंटिंग की तरफ आ गई। खुश्क ज़मीन, बंजर दरख्त, आग उगलता सूरज और वो दरवेश मुनिश। खुशी से बेकाबू होती तानिया ने कैप्शन पढ़ा, इश्क आतिश। ये वही पेंटिंग है। ओ मेरी खुदा, इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा ठीक था। मुलाजिम उसे छोड़कर जा चुका था और बच्चों की तरह खुश होती लॉन्च के सोफे पर आ बैठी, लेकिन उसे फौरन ही उठ जाना पड़ा। पेंटिंग देखने के चक्कर में उसने और किसी तरफ देखा ही नहीं था, मगर अब उसकी नज़र लॉन्च की दीवार पर ही लगी तस्वीर पर पड़ी थी। वो चौंकती हुई दीवार के सामने आ खड़ी हुई। उसने जैसे यकीन करने के लिए फ्रेम के शीशे को उंगलियों से छुआ था। ये 100% मलिया फारूकी की तस्वीर है। उसने कहते गौर से उस तस्वीर को देखा। काली साड़ी में मलबूस मलिया एक हाथ खुले बाल में उलझाई बेनियाजी से सामने की तरफ देख रही थी। ओह, तो वजदान मुस्तफ़ा ने आखिर आपसे वो सब करवा ही लिया जो आप कभी करना नहीं चाहती थी, उसने दिल में कहा। अस्सलाम वालेकुम। भारी मगर पुरकशिश मर्दाना आवाज़ पर तानिया ने घूम कर देखा। अच्छी खासी डिस्ट्रिक्ट पर्सनालिटी थी। सिया बालों में सफेदी ने घुलकर उनका रंग सुरमई कर दिया था। सिया आंखों की चमक जिसने कभी मलिहा की आंखों को खैरा किया था अब बुझ चुकी थी, मगर उनकी कशिश तानिया ने इतने फासले के बावजूद महसूस की थी। हल्के आसमानी रंग के आरामदार शलवार कमीज में उनके दराज सरापे की वजह कम तो हुई थी, लेकिन अभी तक ढली नहीं थी। मलिहा ने अगर उनकी खातिर सब कुछ त्याग दिया था तो उसकी कोई गलती नहीं। ये आज भी इस काबिल है कि उनकी खातिर तख्त व ताज छोड़ दिए जाएं, तो जवानी में तो आलम में कुछ और होगा। वो उन्हें देखकर सोच रही थी। वजदान उसकी मलियत को महसूस करके हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बेटा अगर तुम्हारा फैस मुकम्मल हो चुका तो बैठ जाओ। आवाज़ वाकई पुरकशिश है। वजदान की बात पर शर्मिंदा होते हुए भी सोचने से बाज नहीं आई। वो सोफे पर बैठ चुकी तो वजदान भी उसके मुकाबिल बैठ गई। सॉरी अंकल, उसने बात शुरू करते हुए कहना शुरू किया। असल में मैं हैरान हो रही थी, आप में और शायान में ज़रा भी मुमासलत नहीं है। हालांकि उसकी बाला और आँखों का रंग भी आपकी तरह ब्लैक है, मगर वो आपसे काफ़ी अलग दिखता है। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। उसने जानबूझकर अपने नाम का दूसरा हिस्सा नहीं बताया। तानिया बेटे, चेहरों में शबात तलाश करना तो बस नजरों का एक मशगला है। अब देखो तुम में किसी की शबात नहीं, फिर भी तुम्हें देखकर कोई याद आ गया था। मलिया फारूकी, उसका अंदाज जताता हुआ था। वजदान भी महसूस किए बिना न रह सके। क्या कहा? मलिया फारूकी? इस बार उसका अंदाज नॉर्मल ही था। ये मलिया फारूकी है ना? उसने तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा। शायन की मदर आपकी मिसेस? हाँ, ये मलिया ही है, उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मगर तुमने कैसे पहचाना? मैंने शायन के पास उनकी तस्वीर देखी थी। अब वो इत्मीनान से झूठ बोल रही थी। तुम शायान से मिलने आई होगी? एक्चुअली तो मैं आपसे ही मिलने आई थी। सोचा आपकी तबीयत के साथ आपके दिल का हाल भी मालूम कर लूँ। दिल का हाल क्या बताऊँ, ज़माने बीत गए, अब तो ये खबर भी नहीं होती कि सीने में दिल है भी या नहीं। वो बहुत लाइट से अंदाज में बात कर रहे थे, मगर ताने को उनके हर अंदाज में गैर मामूलीपन महसूस हो रहा था। उनकी शख्सियत पे एक ठहराव सा था, बिल्कुल ऐसे जैसे तूफान गुजर जाने के बाद साहिल बहुत खामोश, बहुत शांत लगने लगता है। मुलाजिम टी ट्रॉली घसीटता हुआ अंदर आया था। वजदान ने ट्रॉली अपने सामने रुकवा कर मुलाजिम को जाने का इशारा किया और खुद चाय बनाने के लिए प्यालियाँ सीधी करने लगी। चाय मैं बनाऊंगी अंकल। तानिया ने कहा उठकर उनके पास सिंगल सोफे पर बैठकर चाय बनाने लगी। वजदान खामोशी से उसे चाय बनाते देखने लगे। चाय बनाकर तानिया ने एक कप उनको थमाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती घूट भरकर बोली, आंटी भी क्या शायन के साथ गई हैं? मुझे आए काफ़ी दूर हो चुकी मगर वो नज़र नहीं आ रही।
शाया ने तुम्हें बताया नहीं? उनके इस्तफसार पर हैरान होती तानिया ने कहा, क्या नहीं बताया? वजदार एक पल को रुके, फिर उसे देखकर बोले, मलिहा का इंतकाल हो चुका है। क्या? एकदम उसके मुंह से निकला था। हैरत के शदीद झटके से चाय कप से झलक कर उसके कपड़ों पर गिर गई थी। उसने फौरन कप साइड में रखा और कपड़े झाड़ने लगी। वजदा ने कुछ टिश्यू पेपर निकाल कर उसकी तरह बढ़ाए, इनसे साफ कर लो। तानिया ने टिश्यू पेपर पकड़ तो लिए, मगर कपड़े साफ करने का उसे होश ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? वो क्यों मर गई? मैं तो उससे मिलने की ख्वाहिश में यहाँ तक आई थी। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। उस हफ्ते की हाल में थी जैसे किसी बेहद अजीज हस्ती की मौत की खबर मिली हो। तानिया को खुद भी ये महसूस करके हैरत हुई थी कि उसे इस खबर पर सदमा हुआ था। उसने अपना निचला होंठ दबाए रखा था, वरना शायद वो रो ही पड़ती। उसे खुद भी नहीं पता था कि मलिहा उसके इतनी करीब आ चुकी थी। उसका धुआं धुआं सा चेहरा देखकर वजदान फिक्रमंद से हो गए थे। कंट्रोल योर सेल्फ बेटा, उन्होंने कहा। उठकर उसके पास आ गए और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी हसास हो। वो नरमी से उसका सर थपक रही थी। तानिया ने भी खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरे गहरे सांस ले, फिर वजदान की कलाई पर हाथ रखकर बोली, बैठ जाइए अंकल, मैं अब ठीक हूँ, अब परेशान न हो। बैठने के बजाय वजदान ने टेबल पर के जग से ग्लास में पानी डालकर उसे दिया। तानिया ने गिलास से थाम लिया, मगर होठक ले जाने की जहमत नहीं की। वजदान वापस अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। तानिया ने पलके उठाकर उन्हें देखा और कहा, आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया। परेशान तो किया है तुमने, पर इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? बात तो है, अनजाने में इसी, पर मैंने आपको आपका दुख याद दिला दिया। दुख और जिंदगी का साथ बहुत गहरा है तानिया, जितना भी बचकर चलो इस सामने आ ही जाते। भला उन्हें कोई भूल कैसे सकता है? तानिया ने देखा वो हाथ फैलाकर जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या ढूंढने लगी थी। अंकल, उसने वजदान को पुकारा। वजदान ने इसकी तरफ देखा। मलिहा आंटी की डेथ को कितना अरसा हो चुका है? 27 साल। अपने हाथ को समेट कर मुट्ठी बनाते अपने माथे से टिका कर बोलती हुई एक पल को बेचैन हुई थी। 27 साल गुजरे हुए। तानिया दिल में कहा, फिर जबान से बोली, शायद तो इस वक्त बहुत छोटा होगा। वो अपने आप से चौंकी, फिर उसके लफ्ज़ों पर ध्यान देकर कहा, शायन की पैदाइश और मलिहा की वफात एक ही दिन हुई थी। तानिया को सचमुच अपने सामने बैठे शख्स पर तरस आने लगा था। अंकल, अब मैं चलती हूँ। वो गिलास रखकर उठ खड़ी हुई। वो आई तो इनकशाफात सुनने के लिए थी, पर जो इनकशाफ सुना था उसने तानिया के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया था। वजदा ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर उसे बाहर तक छोड़ने के लिए उठ खड़े हुई। वो दोनों बाहर निकले थे कि गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और शायन ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर उतरता हैरत से बोला, तानिया तुम कब आए? काफ़ी देर हो गई, मगर अब चलूंगी, अल्लाह हाफिज। कहीं रोक न ली। इस ख्याल से जल्दी से बोलकर तेजी से चलती गेट से बाहर आ गई और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके किसी तरफ देखे बिना सीधी निकल गई। शायन गाड़ी का दरवाजा खोले अभी तक गेट की तरफ ही देख रहा था। वैसे बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। पास आकर उन्होंने शायन के कंधे पर हाथ रखकर उसे मतवजा किया। क्या बात है बरखुरदार? शायन ने चक्कर उन्हें देखा और यूं ही हंस दिया, फिर पूछने लगा, आपको तानिया कैसी लगी? वो सोचने लगी, अच्छी है, मगर कुछ जज्बाती सी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मेरा बेटा जज्बातियत में किसी से पीछे है? अब्बू, उनके हंसने पर जज्बत होते उसने कार का दरवाजा बंद किया, फिर वजदान के इशारे पर बाजू फैलाए अंदर आ गया। उन्हें उनकी बेडरूम में छोड़कर चेंज करने के लिए अपने रूम में जाने लगा तो वजदान ने उसे रुका। मेरे पास आकर बैठो। वो नज़दीकी कारपेट पर बैठ गया, सर उनकी गोद में रख दिया। कुछ देर तक वजदान कुछ बोले भी नहीं, उसके बाल सहलाते रहे, फिर उसे मुखातिब करके कहा, शयान, मुझे वाकई लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने वजदान की गोद से सर उठाकर उनका चेहरा देखते हुए कहा, तो कोई लड़की भी पसंद की है? काम मुझे करना होगा। लड़की तो पसंद की अब्बू। और वो लड़की कौन है? बोलकर वजन उसके मुंह से तानिया का नाम सुनने का इंतजार करने लगे। शैन उनका हाथ थाम कर बोला, अब्बू, मैं फाइजा से शादी करना चाहता हूँ। शायान ने कहा, खामोशी से कमरे से बाहर आ गया। वजदा उसे जाता हुआ देखने लगी। सब घर वाले लॉन में थे। तानिया ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और खुद भी उस तरफ आ गई जहाँ नूरुलहुदा के साथ सब मौजूद थे। वो बैठ चुकी तो मरियम ने पूछा, चाय मंगाऊं तुम्हारे लिए? रहने दे मामा, मूड नहीं है। उसने थके थके से अंदाज में मना कर दिया और बाबा जान को देखने लगी। क्या करूं? क्या दादा जान को बता दो कि जिस बेटी को सजा देने के लिए बरसों से उसका नाम उनकी ज़बान पर नहीं आया, वो हर चीज़ से बेनियाज हो चुके, जिसे मोहब्बत के करने के जुर्म में घर से निकाला था, वो उनके दिल से तो निकल न पाई पर दुनिया छोड़ गई। लेकिन क्या वाकई नहीं जानती कि उनकी बेटी मर चुकी है? उसने सोचा, हाँ, ये नहीं जानते होंगे। अगर जानते तो मलिहा की सज़ा खत्म हो चुकी होती। फिर सिर्फ फारूकी में उसके नाम की फातिया पढ़ी जाती और मलिहा की डायरी को सीने से लगाने के बजाय दादा जान मलिहा की जिंदा निशानी शायान को सीने से लगा लेते। पर ये कैसी आना है कि बेटी की डायरी को सीने से लगाकर उसकी तस्वीर को घंटों देखते हुए दिल ही दिल में उसे याद तो कर सकती पर उसकी खबर नहीं ले सकती। 27 साल में एक बार पलट कर नहीं देखा कि वो जिंदा है कि मर चुकी। और पापा, उसके दिल में ठेस उठी। पापा से कैसे कहूँगी कि जिसकी मोहब्बत का बोझ कर्ज की तरह उठा रखा है, वो तो अपना फर्ज भी नहीं निभा सकी। वजदान की खातिर सब कुछ
छोड़ने वाली आखिर उसे भी छोड़ गई और अपने बेटे को भी। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो चेंज करने का कहकर उठी और अपने कमरे में आ गई। फायजा भी ऑफिस से आई थी और आते ही बेड पर ढेर हो गई। सुस्ती से लेटे सोच रही थी कि उठकर चेंज कर ले, पर थकन ऐसी थी कि उठना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। फायजा उस हॉर्न को पहचानती थी। वो छलांग लगाकर बिस्तर से उठी और खिड़की से नीचे पॉल्स में झाँक कर देखा, फिर जोर से चिल्लाई, वजदान अंकल। गाड़ी से उतरते वजदान ने आवाज़ की सिमत देखा तो फायजा ने हाथ हिलाया और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज़ में बोली, मैं नीचे आ रही हूँ। फिर चप्पल पहने बगैर ही भागती बाहर आ गई। क्या हो रहा है भाई? वजदान उसकी तेज रफ्तारी पर बोली और उनके शाने से लगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अब पहली बार घर आए। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूँ, लेकिन अब खुद ड्राइव करके आए। शायन किधर है? उसे एहसास नहीं कि अभी आपको ड्राइंग नहीं करनी चाहिए। वो लड़का औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर बोल रही थी। वजदान उसके इस स्टाइल पर मुस्कुरा कर कहने लगे, शायन की कोई गलती नहीं है, उस सुबह सखर जा चुका है। क्या? वो सदमे से चिल्लाई। वो बताए बगैर चला गया? आ लेने दे, ऐसी खबर लूँगी कि याद रखिएगा, सच में बहुत मारूंगी और आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वो उसे दिलचस्पी से देख कर कह रहे थे, अंदर चले? ओहो, उसने अपने सिर पर हाथ मारा। मैं तो भूल ही गई। आइए अंकल, अंदर आ जाइए। वो फायजा के साथ अंदर आए और सीधे उसकी नानी के रूम में चले आए। वजदान को देखकर बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग खातून उठने लगे तो वजदान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए तकिया ऊंचा करके आराम से बिठा दिया। खाला, अब बहुत कमजोर हो गई, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। वजदान खफा हो रहे थे। वो पलके चिपकते कमजोर से आवाज में बोली, हमारा क्या पूछते हो बेटा, हमारी तब उम्र हो चली, पर तुम क्या अपने दिल को रोग लगा बैठे? रोग तो पुराना है खाला, रंग अब दिखा रहा है और उम्र तो मेरी भी ढल चुकी है। अब और कितना जीऊंगा? 27 साल गुजार ली, अब और जिया भी नहीं चाहता। वजदान की आंखों में नमी झलकी थी जिसे पलके चिपक वजदान ने हमेशा की तरह अपने अंदर उतार लिया। दिल चलाने की बातें न करो वजदान, वो दहल गई। आज तक मलिया का जख्म ताज़ा है। गोद खिलाई बच्ची कैसी बड़ी उम्र में कब्र की हो गई। हम तो हाथ मलते रह गए। उनकी पूरी आंखें झलक पड़े तो वजदान ने उनकी गिरदबाज से लपेट कर अपने साथ समेट लिया। फायजा के पापा वजदान के आने का सुनकर कमरे में आए थे। आगे का मंजर देखकर दरवाजे में ही रुक गए। कोने में चुपचाप खड़ी फायजा ने उन्हें देखा तो आहिस्ता से बताया, नानी अम्मा मलिया आंटी को याद करके रो रही हैं। उन्होंने होठ भींच लिया। वजदान की तरफ देखा जिन्होंने उसी पर नजरें उठाई थी। उन आंखों में कयामत के आसार थे। वजदान धीरे से उठकर बाहर चले गए। फायजा चलती बेड पर आ बैठी और उन्हें चुप कराते हुए घूट घूट पानी उनके हलक में उतारने लगी। उसके पापा उसके बराबर बेड पर बैठे और नरमी से उसकी नानी को मुखातिब करके बोले, वजदान का ख्याल तो कर लिया करें ताई जान, महीना भर पहले ही तो उसे हार्ट अटैक हुआ है। फिर जरा सोचिए हमारा आज भी हालत उसका क्या होगा। मलिया का सबसे नाजुक रिश्ता तो उसी से था, इसलिए तो वजदान को देखकर और भी याद आ जाती। इतनी मासूम बच्ची कैसे कैसे आज़ाबों से गुजारी गई। अब वो उनसे क्या कहते? उनका हाथ थपक कर वो फायजा से बोले, उन्हें दवा देकर सुला दो, और खुद उठकर बाहर आ गए। वजदान उन्हें दालान में ही मिल गए थे। सुतून से कमर लगाकर खड़े वो खाली आंखों से सामने बिछे तख्त को देख रहे थे। अपने इशारे पर किसी का हाथ महसूस करके वो चौंके और मुड़कर देखती उनके मुंह से निकला, आओ आफा। फिर कजन मुस्कुरा कर बोले, खाला ठीक है, तुम ठीक हो? आफा को उनका चेहरा देखकर बोले तो उन्होंने नजरें चलाकर आहिस्ता से कहा, अब तो आदत सी हो गई। फिर सर झटकर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, आफाक यार तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो बोले, यहाँ नहीं, कमरे में चलते और तुम समीरा भाभी को वहीं ले आए। ऐसी क्या बात है? बता दूंगा, पहले कमरे में तो चलो। वजदान ने कहा तो आफा को ने अपने रूम में ले आया और आते हुए समीरा को भी अपने कमरे में आने का कह दिया। समीरा कमरे में आए तो दोनों सोफों पर बैठे थे। उन पर नजर डालकर वो भी वहीं आकर आफा के साथ बैठ गई। हाँ बोलो, आफा वजदान से बोली। वजदान एक नजर उनके चेहरों को देखा और फिर कहने लगी, बात यूँ तो बहुत सीधी सी है। शायन जवान हो चुका है, मुझे लगता है अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आमतौर पर माओं को बेटों के सर पर सेहरा सजाने का शौक होता है, पर शायन की माँ तो है नहीं, इसलिए ये काम भी मुझे ही करना होगा। शुक्रिया वजदान, तुम्हें ख्याल तो आया। समीरा हंसकर बोले, तुम बताओ कोई लड़की देखी या मैं खुद मदद करूं? एक लड़की नजर में तो है। कौन है? समीरा के पूछने पर वो कुछ तवक्कुफ के बाद झिझकते बोली, फायजा। दोनों मियाँ बीवी ने फौरन एक दूसरे की तरफ देखा मगर फौरी तौर पर कुछ बोल ही पाए। तुम ये मत समझना आफा कि मैं तुमसे फायजा का रिश्ता मांग रहा हूँ, बस तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात मुझे अपनी जुबान पर लानी भी चाहिए या नहीं। वो तो शायद ही फायजा का नाम ले लिया, वरना मैं तो फायजा को अपनी बहू बनाने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। आफा खैरियत की इब्तिदाई झटके से संभल चुके थे। उन्हें देखकर बोले, क्यों वजदान, मेरी बेटी में कोई कमी है? वजदान के साथ समीरा ने भी चौंक कर उन्हें देखा। वजदान ने कहा, मेरा मतलब नहीं था आफाक, फायजा हर लिहाज से बेहतरीन है, मगर शायद तो फायजा के हवाले से कबूल करना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो।
शायद तुम्हारा और मलिया का बेटा है। उस हवाले के बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती, मगर फाइजा से पूछना तो होगा। अगर उसे कोई एतराज़ नहीं हुआ तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। वजदा ने मामूनियत से उन्हें देखकर कहा, तुमने मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया है, बल्कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा मकाम है जहाँ तुमने मेरा साथ नहीं दिया? याद नहीं आता आफाक, मैंने कौन सी नेकी की थी जो अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दोस्त दिया है? मैंने कभी तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस दोस्ती निभाई है। और अब एक लफ्ज़ और मत कहना। आफाक ने उन्हें डपट कर कहा तो हल्का से मुस्कुरा दिए। फायजा को जब उस प्रपोजल के बारे में पता चला, साथ ही समीरा ने ये भी बताया कि शायद ने खुद उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो चुप सी हो गई। उनके पूछने पर बस इतना ही कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। शायान के लिए फायजा की खामोशी हैरान कन थी। जब से वजदा ने फ़ोन पर उससे बताया था कि औफाकार समीरा से रिश्ते की बात कर चुके हैं, उसे फायजा की तरफ से किसी धमाके का इंतज़ार था, मगर वहाँ बस सुतूर खामोशी थी। हालात का जायज़ा लेने के लिए उसने समीरा से भी फ़ोन पर बात की थी, मगर उन्होंने प्रपोजल के बारे में कोई बात ही नहीं की और बराह रास्त फायजा से बात करने की उसे हिम्मत ही नहीं हुई। उसे पता था उस पर चढ़ाई कर देगी। डीआईजी ऑफिस में उसे मीटिंग के लिए कॉल किया गया था। 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद वो अपने ऑफिस में और सीट पर बैठकर अपना मोबाइल ऑन किया जो उसने मीटिंग के दौरान बंद कर रखा था। फायजा की तरफ से 14 मिस कॉल अलर्ट थे। वो अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठा था। चौंक कर सीधा होते दोनों कहीं ने टेबल पर टिकाते और सोचने लगा कि आखिर फायजा ने इतनी बार उसे कॉल करने की कोशिश क्यों की होगी। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मोबाइल पर उसका नंबर डायल करने लगा। पहले ही बेल पर उसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। शायान के हेलो बोलने से पहले फायजा की तेज मगर रोंदी हुई आवाज़ फोन पर सुनाई दी। शायान, तुम फौरन कराची आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो परेशान होकर बोला। बस तुम घर आ जाओ शायान, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। उसके मुस्तकिल रोने पर शायान को अचानक ही वस्तान का ख्याल आया। उसी ख्याल से खौफजदा होकर वो तेजी से बोला, फायजा अब वो ठीक है? हाँ। अब क्यों खुद पर काबू पाकर बोली, अंकल खैरियत से? मगर तानिया, इतना बोलकर वो रोने लगी। तानिया को क्या हुआ? शायद तानिया ने खुदकशी कर ली। क्या कह रही हो? उसकी आवाज़ फट पड़ी। उसकी हालत बहुत ख़राब है शायान, उसने अपनी दोनों कलाइयाँ काट ली हैं। डॉक्टर कह रही है उसकी हालत बहुत सीरियस है, वो मर जाएगी शायान, तानिया मर जाएगी, बस तुम फ़ौरन आ जाओ। उसने इतना ही कहा था कि लाइन कट गई। शायान के आवाज़ गुम हो चुके थे। उसने अपनी कलाइयाँ काट ली। शायान के कानों में फायजा की आवाज़ उभरी और उससे लगा कोई तेज़ धार चीज़ उसकी शहरक पर फिर गई हो। उसकी हालत बहुत ख़राब है। शायान की खुद की हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे जिस्म में जान ही न रही हो। वो मर जाएगी, तानिया मर जाएगी। नहीं, शायान के अंदर कोई कुछ ब्लास्ट हुआ था। वो अपनी सीट से उठा आंधी तूफान की रफ्तार से बाहर दौड़ा। पुलिस स्टेशन में मौजूद लोगों ने हैरत से एएसपी शायद मुस्तफ़ा को दीवानों की तरह भागते हुए देखा। कुछ ने उसे आवाज़ें भी दी, मगर उसकी तेज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया। जीप में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सेलेटर को पूरी तरह दबाते हुए झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सरजी की आवाज़ें लगातार उसके पीछे आ रही थी। सामने से आता कांस्टेबल ऐन वक्त छलांग लगाकर साइड में हो गए, वरना शायन की जीप उसे रौंदते हुए गुजर जाती। शायन से बात करते करते फायजा ने बीच में खुद ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया और वो हिसाब लगा रही थी सखर से कराची तक की ड्राइव 2.5 से 3 घंटे की, मगर शायन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में कराची पहुंच जाएगा। आधा घंटा मज़ीद लगेगा घर आने में, यानी मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। फिर वो आराम से बेड पर औंधी लेट कर मैगजीन पढ़ने लगी जो शायन का फ़ोन आने से पहले पढ़ रही थी। जब 2 घंटे गुजर चुके तो बेड से उठी और नीचे किचन में आ गई, जहाँ समीरा रात के खाने के लिए मुलाजिमा को हिदायत दे रही थी। मम्मी, उसने बीच में उन्हें मुखातिब किया। अंदर ऐसा अंदाज ऐसा था जैसे सख्त फिक्रमंद हो। क्या हुआ? समीरा उसकी आवाज़ पर मुड़ी, फिर उसकी शक्ल देखकर परेशान हो गई। मम्मी, अभी हसन अंकल का फ़ोन आया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कह रहे थे सीने में दर्द है। आप प्लीज़ जल्दी जाकर मालूम करें कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब तो नहीं। अचानक क्या हो गया उससे? अभी कल तो आफाक उसे अपने साथ चेकअप के लिए ले गए थे। डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है। वो वाकई फिक्रमंद हो गई थी। हार्ट पेशेंट का क्या पता, कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मी प्लीज़ आप जाइए ना अंकल के पास, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ जाती हूँ। जवाब से कहो गाड़ी निकाले। वो तेज बोलती किचन से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। फाइजा फौरन अपने भाई के पास आकर बोली, उठ जाए जवाब भाई, मम्मी कह रही गाड़ी निकाले, उन्हें वस्तान अंकल के घर जाना है, उनकी तबीयत खराब है। जाओ जल्दी से उठ बेटा। तुम्हें किसने बताया? अंकल का फोन आया था, मगर आप देर मत करें, जल्दी से गाड़ी निकालें। जवाब से निलाता फौरन उठकर अपनी चप्पलें तलाश करने लगा और कपड़े बदले बिना ही ढीले डाले ट्राउजर टी शर्ट में गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। फाइजा समीरा के कमरे में आई। वो चादर ओढ़कर तैयार खड़ी थी। जवाब उठ गया। फाइजा को देखकर उन्होंने पूछा, भाई गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनकर वो बाहर निकले। पीछे आती फाइजा मासूमियत से बोली, मम्मी मैं भी चलूं? नहीं, उसकी तवक्का के मुताबिक उन्होंने मना कर दिया।
अम्मी अकेले हो जाएंगे, तुम्हारे चच्चे भी मैके गई हुई हैं, वरना वो संभाल लेते। उन्हें खाना खिलाकर टाइम से दवा दे देना। और तुमने अपने पापा को फ़ोन किया है? चलते चलते रुक कर उन्होंने पूछा तो फायजा गड़बड़ा गई। पापा को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत से क्या मतलब? वो खफा हुए और कॉरिडोर में रखा टेलीफोन से उठाकर आफाक को फ़ोन मिला दिया। आफाक अब फ़ौरन उस्तान की तरफ आ जाए, उसकी तबीयत सही नहीं है। नहीं, उसका फ़ोन आया था। फायजा से बात हुई? हाँ मैं भी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। फायजा अपना सिर पकड़कर खड़ी थी। समीरा ने आफाक से बात करके फ़ोन रखा तो उसने फ़ौरन उन्हें पकड़कर बाहर धकेला कि कहीं किसी और को भी न फ़ोन कर दे। उन्हें भेजकर फायजा रितानिया का नंबर मिला और उसके फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगी। फायजा कैसी हो? उसका नंबर फ्लैश होता देकर तानिया ने कॉल रिसीव करते ही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम फ़ौरन घर आ जाओ। क्यों? खैरियत? एक सरप्राइज़ है। मैं सब पोर्च में ही खड़ी हूँ, बस फ्रेश होकर आ जाती हूँ। फ्रेश यहाँ आकर हो जाना, देर करने की ज़रूरत नहीं, बस फ़ौरन चली आ जाओ। अच्छा बाबा आ रही हूँ, तानिया ने कहा। पोर्च में गाड़ी रोक कर दरवाजे खोले, उससे बात कर रही थी। फ़ोन बंद करके वापस गाड़ी में बैठी और रिवर्स करके गेट से बाहर ले गई। मरियम लॉन में ही थे। उसे पोर्च में खड़े फोन पर बात करते देखकर उस तरफ आए, मगर उनके पहुंचने से पहले वो गाड़ी में बैठकर गेट से बाहर जा चुकी थी। जिस वक्त फायजा के घर पहुंची रात के 9 बज रही थे। फायजा गाड़ी की आवाज़ पर बाहर आ गई, फिर तानिया को साथ लिए अंदर सिटिंग रूम में आ बैठी। हाँ कहो, क्या सरप्राइज है? तानिया कॉच पर बैठने के बाद बोली, शाया ने मुझे प्रपोज किया है। फायजा ने बात से लपेट कर उसे देखते हुए सपाट लहजे में कहा। तानिया कुछ देर तक बोल नहीं पाई। मुबारक हो। जब कहा तो उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। ओ शट अप। फायजा एकदम ही फट पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? और तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उससे मोहब्बत करते हो, मगर शादी किसी और से करोगे? शाया ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो आज़ादा सी हो गई। रियली? उससे हज़ाया अंदाज में बोली। तानिया को बुरा लगा। हाँ, शाया ने कभी नहीं कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है। तुमसे नहीं कहा होगा, मगर मेरे सामने उसने सैकड़ों बार एतराफ़ किया कि वो तुम्हें चाहता है। वो तब कर बोली। तानिया बस उसे देख कर रह गई। अब वो टहल टहल कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से बोल रही थी, अच्छी भली लव स्टोरी, मगर नहीं, ट्रेजेडी का होना बहुत ज़रूरी है। न बने कोई और जालिम समाज। एक काम खुद भी तो किया जा सकता है। न जाने कहाँ से लंगड़े लुली किस्म की मजबूरियाँ बरामद करके शौक मनाया जा रहा है। तुम इतना उलझ क्यों रही हो? अगर तुम्हें कुछ है तो इनकार कर दो, और तो मैं कर ही दूंगी। तुम्हारी मशवरे की जरूरत नहीं है, मगर तुम इकरार क्यों नहीं करते? जब शाया ने कभी कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहती? उसे भी गुस्सा आ गया। फैंटास्टिक। वो और भी भड़क गई। मोहब्बत करने से पहले क्या उसकी इजाज़त लेती जो अब तुम्हें उसकी तरफ से गारंटी चाहिए? कमाल हो गया। 21वीं सदी की बोल्ड लेडी मोहब्बत के मामले में 18वीं सदी की दो शहजा साबित हो रही है। जीप रुकने की आवाज़ सुनकर चुप्पी, फिर बोली, आ गए मजनू साहब। लैला लैला पुकारते। आज तो आमना सामना होकर रहेगा, जितनी बार दिल चाहे आई लव यू कहलवा लेना। शायन आया है? तानिया सिरपटा गई। फायजा के जवाब से पहले फुल यूनिफॉर्म में मलबूस वहशत ज़दा चेहरा ले शायन खुले दरवाजे से अंदर चला आया। फायजा सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। सिर्फ तानिया एक साइड में होकर कॉच पर बैठी थी, इसीलिए शायन की नज़र उस पर न पड़ सकी। वो सीधा फायजा के पास चला आया। तानिया कैसी है? कौन से अस्पताल में लेकर गए? फायजा चिड़ी हुई तो पहले थी, भड़क कर बोली, मर गई तानिया। फिर शायान के फक होते चेहरे को देखकर उसे एहसास आ गई उसे एक इंतहाई बात कह दी तो फौरन ही कहा, अरे कुछ नहीं हुआ तानिया, वो देखो ठीक ठाक बैठी है। शायान ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जिस तरफ फायजा ने इशारा किया था, फिर तेजी से तानिया की तरफ आया, उसके सामने कारपेट पर बैठ गया और बेताबी से उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथों में थाम कर टटोलते उससे कहा, तुम ठीक तो हो? फिर इसकी कलाइयाँ छोड़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में भर के बोला, ये क्या हरकत थी? कोई ऐसे भी करता है? तानिया ने कब शायान कैसे अंदाज से की थी? वो तो इतनी बुरी तरह से बौखला गई थी कि कुछ बोलने का ख्याल तक नहीं आया। यूँ भी वो सारे ड्रामे से लाइल्मी थी, बस एक टिक शायान को देखती रही। फायजा ने कहा, तानिया ने कोई खुदकशी नहीं की, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जरा से सर मोड़कर शायान ने फायजा को देखा। झूठ बोला था? लेकिन क्यों? उसके आज़ाब इस कदर टूटे हुए थे कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? अब उसके लहजे में हल्की हल्की आँच आने लगी थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे झूठ मेरी क्या हालत की होगी? तानिया को कुछ हो गया तो उससे आगे का सोच कर दिल चाह रहा था कि जीप सामने से आती किसी ट्रक से टकरा दो। हर सेकंड के साथ लग रहा था और वो जिस्म का साथ छोड़ती जा रही है। तानिया ने खुदकशी कर ली। इतनी बड़ी बात तुमने ऐसे ही बोल दी? मजाक है तुम्हारे लिए? आखिर में उसकी आवाज़ धाड़ की मन गूंज गई। तानिया भी एक पल को सहम सी गई थी, मगर फायजा पर कोई असर नहीं। वो तेज होकर बोली, चलो मेरे लिए मजाक ही सी, मगर तुम्हें क्या? तानिया मेरी दोस्त है, तुम्हारी क्या लगती है? क्यों चाह निकल रही थी तुम्हारी? क्यों दीवानों की तरह दौड़े चले आए? तानिया जी या मरी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तैश में आकर बोला। अच्छा? फायजा इसका मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसी। अब ये भी बता दो कि फर्क क्यों पड़ता है? तनी एहसाब के साथ फायजा के मुकाबिल खड़ा हो उसे घूरने लगा तो फायजा की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई।
मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं बताओगी। शायद नजरें चुराता उसके सामने से हट गया। मैं अक्सर सोचती हूँ पर समझ नहीं पाती कि क्या बुज़दिल लोग ही मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वाला हर शख्स बुज़दिल बन जाता है। अब वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। वो कार्यकर्ता शायन बोला तो उसके लहजे में आपसे तपिश थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अच्छा तो हिम्मत वाली हो। बस तो उसका मजाक उड़ा रही थी। बच्चे की तरह शायन को पचकारते हुए बोली, तो फिर बोल कर दिखाओ कि तुम्हें ताने से मोहब्बत है। चलो शाबाश बोलो, अब बोलो भी। वो दोनों उस पर झगड़ रहे थे और तानिया बस मुंह उठाए तमाशों की तरह टुकर टुकर देख रही थी। फायजा के अल्फाज पर उसकी निगाह शायन की तरफ उड़ गई। शायन एड़ी पर घूमता फायजा के सामने आ गया। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर भड़कते हुए लहजे में बोला, मैं तानिया से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि उसकी खातिर 100 बार जान से गुजर जाऊंगा। आंखें मैच कर सांस बाहर छोड़ती तानिया ने आज जाना था कभी कभी लफ्ज भी जिंदगी बन जाते, मगर अगले लम्हे लफ्जों ने ही उसकी रूह खींच ली। मगर मैं तानिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नूरुल्लाह फारूकी की बेटी है। तानिया ने अपने पापा के हवाले पर हैरान होकर फायजा को देखा। नहीं, शायद ने तरदीद करते हुए कहा, क्योंकि अजहर फारूकी की पोती है। फायजा ने तासर से उसे देखा। अगर ये बात इतनी अहम थी तो मोहब्बत करने से पहले उसका सजरे नस्ब मालूम कर लिया होता। फिर वो तानिया की तरफ मुड़ी। सुना तुमने, ये वजह थी तुमसे गुरेज करेगी, बल्कि तुम कहाँ जानती होगी, मैं बताती हूँ। तुम मलिया फारूकी को जानती हो, अजहर फारूकी की अकलौती बेटी थी वो, और तुम्हारे पापा की कजिन। लेकिन उनका एक और तारुफ भी है, वो शायान की माँ थी। पता नहीं तुम जानती भी हो या नहीं, मगर उनकी और वजदान अंकल की लव मैरिज थी और अजहर फारूकी उस शादी के खिलाफ थे। जब वो किसी तरह नहीं माने तो आंटी ने घर छोड़ दिया और बस कहानी खत्म। नहीं फायजा, कहानी तो इस मोड़ से शुरू हुई थी जहाँ शायद ने दुखी लहजे में कहना शुरू किया, मेरी माँ की जिंदगी के अजियत भरे लम्हों की कहानी। वो अपने बाबाजान से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें लगता था वो भी उनसे इतनी मोहब्बत करते और एक दिन अपनी बेटी की खुशी की खातिर उस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनकी आना ने अम्मी को तोड़ कर रख दिया, मगर नाना जान नहीं झुकी और अम्मी ऐसे ही नहीं पाई। जानती हो तानिया, सिर्फ 20 बरस की उम्र में मेरी माँ मर गई। सिर्फ 20 बरस की उम्र में। तानिया के लिए खबर नहीं थी, लेकिन शायन के लहजे का कुर्ब महसूस किए बिना ने रज किया, सर झुका लिया। कौन जिम्मेदार है? मैंने अपनी माँ को खो दिया, किसका कसूर है? और अब्बू, उसने अपने होंठ काटे, मुझे कभी जिंदा नहीं लगे। पाने और खोने में अहम वो नहीं होता जो पाया हो, जो खो दिया उसका दर्द ज्यादा महसूस होता है। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता तानिया। अम्मी ने एक रिश्ते को पाकर एक रिश्ते को खो दिया था, पर उस रिश्ते को खो देने का मलाल जिंदगी भर नहीं किया। और तुम एक शायन मुस्तफ़ा को पाने के लिए कितने रिश्तों को खो दोगी और खोकर क्या जी पाओगी? तानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे और शायन को अपना जवाब मिल गया। फायजा को तानिया के आंसू देखकर दुख हुआ था। तुम गलती पर हो शायन, तानिया को कुछ खोना नहीं पड़ेगा। सभी कहते हैं नूरुल्लाह फारूकी बहुत मेहरबान शख्स है। घनी छाँव की तरह उनके दिल में हर किसी का दर्द समा जाता है। वो इतनी कैरिंग है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए भी आउट ऑफ द वे जा सकती। वो कभी अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। लेकिन अजहर फारूकी उनकी कमजोरी है और उनकी सॉफ्ट नेचर इन्हें कभी नाना जान से बगावत करने नहीं देगी और नाना जान मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम्हें रिजेक्ट करके आखिर वो किसे रिजेक्ट करेंगे? अपनी बेटी को। फायजा ने दलील दी। वो अपनी बेटी को रिजेक्ट कर चुके। शायन ने उसकी दलील रद्द कर दी। फायजा कुछ बोल न पाई। तानिया बेइस निगाहों से कारपेट को घूरती उन दोनों की बातें सुनती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो आज सिर्फ सुनने के लिए ही यहाँ आई थी। उसने कहीं भी कुछ पूछने की कोशिश नहीं की, मगर शायन की अगली बात ने उसे बोले पर मजबूर कर दिया। शायन ने कहा था, नाना जान सिर्फ आना परस्त और सख्त मिजाजी नहीं है, वो जिद्दी और घमंडी भी है। अम्मी ने अब्बू से शादी करके उनका घमंड तोड़ा था और नाना जान कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। मुझे कबूल करना उनके लिए हार माने जैसे। उन्होंने वज़ीर मुस्तफ़ा से हार नहीं मानी, मुझसे कैसे हार मान लेंगे? बेटी की मौत उनकी जिद न तोड़ सकी। तानिया उनकी जिद के आगे कैसे ठहर पाएगी? उनकी जिद टूट चुकी है। शायद मैंने उन्हें आंटी को याद करके रोते हुए देखा है। मैं मानती हूँ दादा जान अपनी जिद पर अड़ गए थे, पर आंटी ने भी तो जिद नहीं छोड़ी। फिर कौन किससे शिकायत करे? माना गुस्से में थे और गुस्से में उन्होंने आंटी को अपनी जिंदगी के घर से बेदखल भी कर दिया। तो क्या बाप को अपनी औलाद से नाराज होने का भी हक नहीं? और आखिर कितने ऐसे तक नाराज रहते? वो एक दिन तो मान ही जाते। चलो माना आंटी को जिंदगी ने मेहनत नहीं दी, पर अंकल को तो उन्हें मनाने आना चाहिए था। आंटी आखिर उनकी अकलौती बेटी थी और ये सुनकर वो उस दुनिया में नहीं रही। दादाजान का गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता और वो अंकल को और तुम्हें अपने खानदान का फर्द मान लेती। वो खुद को बाबाजान की तरफदारी करने से रोक नहीं पाई तो उनकी हिमायत में बोल पड़ी। शायद चुप करके उसकी बात सुनता रहा। फिर जब वो चुप हुई तो कहा, अपनी गलतफहमी दूर कर लो। नाना जान अम्मी के जनाजे में शामिल थे क्या? तानी सचमुच हैरान हो गई। नहीं कभी सोचना कि वो अपनी जिद छोड़ चुके। उनके आंसू किसी एहसास में बह जाते। मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वाकई ऐसा होता तो अब्बू को न सही कम अज कम मुझे कबूल कर लेते, मगर 27 साल में एक बार भी मुझसे नहीं मिले। ऐसे में तुम क्या कहोगी?
आई एम शॉक्ड, वो हल्के से बड़बड़ाई। शहन एक बार भी उसके पास आ बैठा। कारपेट पर बैठकर से तानिया के दोनों हाथ थाम लिए। तानिया, मैंने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा, फिर भी मुझमें हौसला है कि तुम्हें खो दूं, लेकिन तुम खो जाओगी तो मैं सही नहीं पाऊंगा। शायन, तानिया ने उसका नाम लेकर कुछ कहना चाहा, पर गला रूंध गया तो चुप होकर होंठ काटने लगी। उसे तकलीफ में देखकर शायन ने धीरे से सरगोशी की। आई एम सॉरी। तानिया की आंखों से आंसू लड़ियों में बहने लगे थे। शायन इसका चेहरा दोनों हाथों में भर के उसके आंसू पोंछे तो शायन के हाथ थाम कर और भी शिद्दत से रो पड़ी और रोते रोते उसने अपना सर शायन के कंधे पर रख दिया। वो उसके इशारे से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी और शायन लब भेजे साख था। वो शख्स जिसे आप कभी तकलीफ न देना चाहिए, फिर आपके हाथों तकलीफ उठाकर आपके इशारे पर सर रख कर रोए तो आप क्या करेंगे? फाइजा भी अफसरदा सी खड़ी थी कि हॉल के दरवाजे पर सायों को महसूस करके उसने दरवाजे की जानिब देखा। हुसैन के साथ आफाक, समीर और समद हैरान खड़े शायन से लगकर रोती तानिया को देख रहे थे। पापा, फायजा की आवाज़ पर शायन यूं ही बैठे हुए गर्दन मोड़ कर देखा। तानिया ने भी उसके शाने से सर उठा कर देखा, फिर वो उठी और आंसू पोंछती बाहर निकल गई। शायन भी तानिया के जाते ही उठकर चला गया। ये सब क्या था? शायन के चले जाने के बाद समीरा ने फायजा से पूछा, जो पहले तो उनको देखकर परेशान हो गई थी, मगर अब उसे उनकी आमद गनीमत लग रही थी। खुद पर काबू पाकर वो बोली, आप लोग आराम से बैठ जाए, मैं सब बताती हूँ।